अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जो कि है हमारा 4th यूनिट का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है द अनसिंकेबल शिप। द अनसिंकेबल शिप, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चूँकि ये वीडियो चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसके 2 या 3 वीडियो बनाने वाले हैं। ये आज इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा, जिसका टाइटल है द अनसिंकेबल शिप। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में जैसा कि हम जानते हैं कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी मदद से हम राइटिंग स्किल सीखते हैं। यहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड और रेड अबाउट नेचुरल कैलामिटी? हैव यू हर्ड और रेड अबाउट नेचुरल कैलामिटी? नेचुरल कैलामिटी, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कुदरती आफात, जैसे ज़लज़ले हो, सैलाब हो, आंधी तूफ़ान हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, कहत हो, ये तमाम चीज़ें नेचुरल कैलामिटी यानी कुदरती आफात कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि हैव यू हर्ड और रेड अबाउट इट? क्या आपने कभी उसके बारे में पढ़ा है या किसी से सुना है? तो बच्चों, हम EVS में, ज्योग्राफी में इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते रहे जहाँ पर हमें कुदरती आफात और उसके मुतालिक किस तरह हम उनसे बच सकते हैं, उनके हिफाजती इक़दाम, उसकी वजूहात, ये तमाम चीज़ें हम कभी ना कभी पढ़ते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आई हैव रेड अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, फ्लड्स एट्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है रेड, तो आपने कहाँ पर रीड किया हुआ है? तो हम कह सकते हैं इन न्यूज़पेपर्स, इन बुक्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन अ लॉन्ग जर्नी? जर्नी यानी सफ़र और लॉन्ग जर्नी यानी लंबे सफ़र, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों का ताल्लुक नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश या बिहार की रियासतों से भी होता है। कुछ बच्चे दिल्ली से भी ताल्लुक रखते हैं जो मुंबई में रहते हैं। ऐसे में जब कभी उन्हें अपने नेटिव प्लेस यानी अपने गांव जाना होता है, तो वो जाने के लिए जब वो ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन में 18, 20, 24, 25 इस तरह इतना वक्त लगता है, यानी पूरा 2 दिन तक वो सफ़र ही करते रह जाते हैं। तो आप में से अगर किसी ने इस तरह का सफ़र किया हो तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर यहाँ पर हमसे सवाल पूछा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन अ लॉन्ग जर्नी? जब हम लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो लंबे सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, यानी किन बातों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? तो हम कह सकते हैं कि देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, है ना, या फिर हमारी जो सवारी है वो ख़राब हो सकती है। रास्ते में अगर हम बाय रोड जा रहे हों तो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर हो सकते हैं, या फिर ट्रेन से जा रहे हों तो हमारी ट्रेन छूट सकती है कि सपोज़ हम किसी स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरे और ट्रेन रवाना हो गई, हम उसमें चढ़ नहीं सके।
तो ऑल दीज आर, है ना। इसी तरह अगर हवाई जहाज से सफर कर रहे हो तो हवाई जहाज हालांकि बहुत सेफ होता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कभी कभी हवाई जहाज के भी हादसात हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम समुंदरी रास्ते से सफर कर रहे हों तो समुंदरी रास्ते में जब पानी के जहाज पर हम सफर कर रहे हैं तो उस सफर के दौरान यहाँ पर समुंदरी रास्ते से सफर करते वक्त हम बहुत मर्तबा जहाज के डूबने के बारे में सुनते हैं ना। खबरें अक्सर अखबारात में खबरें आ रही होती हैं कि फला समुंदर में जहाज डूब रहा है, उस पर इतना सामान था वगैरह। हालांकि आजकल बहुत एडवांस चीज़ें आ गई है जिसकी वजह से जब जहाज डूबने लगता है तो उस पर सवार जो क्रू टीम होती है, जो मुलाजमीन होते हैं, उन्हें किसी तरह से बचा लिया जाता है, लेकिन जहाज का डूबना आज भी पॉसिबल है। तो लॉन्ग जर्नी में, लंबे सफर के दौरान ये तमाम चीजें होती रहती है, हादसात का सामना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द सी वोयाजेस। सी वोयाज यानी समुंदरी सफर। समुंदरी सफर किस तरह से होता है और उसमें किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। समुंदरी सफर के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम तो कहेंगे यस वी नो अबाउट द वोयाजेस। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी समुंदर का सफर ना किया हो, लेकिन कुछ बच्चे अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया गए हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टीमर शिप्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम समुंदर में एक राउंड लगा सकते हैं। तो ये राउंड लगाना तो वोयाज नहीं कहलाएगा, लेकिन पानी के जहाज में बैठकर सफ़र करना कैसा लगता है वो एक फीलिंग हमें वहाँ पर आ जाती है। जब हम वोयाजेस की बात कर रहे हैं तो ये बड़े जहाज़ों में ये सफ़र होता है जिसमें बड़े बड़े जहाज़ों में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी। व्हाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी। सफ़र के दौरान हमारे पास अलग अलग मुतबादिल होना चाहिए। क्या अलग अलग मुतबादिल होना चाहिए कि अगर हम एक सफ़र, जैसे सपोज अगर हम ट्रेन से जा रहे हों और वहाँ पर कुछ वजह से अगर ट्रेन का ट्रैक बंद हो गया है या कोई ब्रिज टूट गया है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ताकि हम हमारे सफ़र को जारी रख सकें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द जर्नी इन द सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। समुंदर में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो ये वाला जो जर्नी है, ये सफ़र बाकी दूसरे सफ़र, यानी हम ट्रेन से कर रहे हों, बाय रोड कर रहे हों या हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हो, इन तमाम से अलग कैसे हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे समुंदर में जब हम सफ़र कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि हम रास्ता भटक जाएं क्योंकि वहाँ पर कोई रोड तो होते नहीं है ना। दूसरा, हमें तूफ़ान का भी सामना हो सकता है। तीसरा, अगर उसमें कोई हादसा हो जाए तो हमारी हेल्प के लिए लोग आने में उन्हें दुश्वारी हो सकती है ना। जबकि रोड या किसी और जगह पर हम सफ़र कर रहे हों तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमारी सवारी ख़राब हो गई है तो हम उसे रिपेयर करा सकते हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन समुंदरी रास्ते से सफ़र करते वक्त ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। हम देख रहे हैं वार्मिंग अप एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, द वर्ड अनसिंकेबल हैज़ अ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। द रूट एंड और बेस वर्ड इज सिंक ना। ये जो वर्ड अनसिंकेबल है, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है अनसिंकेबल, अनसिंकेबल ये वर्ड एक्चुअली बनता है सिंक से, जिसमें एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स भी है। प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ बनने वाले इस वर्ड में जो उसका रूट वर्ड है वो है सिंक। यहाँ पर उसी से एक एक्टिविटी दिया हुआ है, गिव द रूट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें उसका रूट वर्ड बताना है।
वर्ड्स हमारे सामने हैं अनकंफर्टेबल, अनहैप्पीनेस, इनसिक्योरिटी, इनएक्यूरेसी। इन सभी वर्ड्स में अगर हम देखें तो एक चीज कॉमन है कि इसमें एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स भी है। चारों ही वर्ड्स में प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों ही मौजूद है। जिस तरह अनसिंकेबल में सिंक के पहले अन और सिंक के बाद एबल लगा हुआ है, वैसे यहाँ पर इन चारों वर्ड्स में भी है। रूट वर्ड अगर हम देखें तो पहला रूट वर्ड हो जाता है कंफर्ट। कंफर्ट उससे बन जाता है अनकंफर्टेबल। ओके, तो ये हो जाएगा अनकंफर्टेबल। उसके बाद अनहैप्पीनेस, ये वर्ड बनता है हैप्पी से, हैप्पी से पहले और उसके आखिर में प्रीफिक्स और सफिक्स लगे हुए हैं अनहैप्पीनेस। इसी तरह नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी, ये वर्ड बना है सिक्योर से, उससे पहले इन और उसके बाद में TY लगाकर नाउन बनाया हुआ है। और इसी तरह है इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी इसमें इन और रेसी, ये जो लास्ट में CY है, इस तरह से ये उसको नाउन बनाया गया है जो कि बनता है एक्यूरेट से। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड्स हैं इंडिपेंडेंस, ईमेलर, अनलूजन एंड डिसेबिलिटी। इसके भी रूट वर्ड्स इस तरह से हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस, ये वर्ड बनता है डिपेंड से, जिससे पहले IN और लास्ट में ENC लगाकर उसको नाउन बनाया हुआ है। नेक्स्ट है ईमेलर, इसका रूट वर्ड है मेल, मेल यानी डॉग जिसे हम कहते हैं, और उससे पहले ई लगाकर प्रीफिक्स यूज किया हुआ है और ER लास्ट में लगाकर सफिक्स लगाया हुआ है। इसी तरह है अनलूजन, लूज से बना हुआ है। और नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, जो कि वर्ड एबल से बना हुआ है, जिसमें पहले डिस लगाया हुआ है और नाउन बनाने के लिए TY का यूज किया हुआ है। इसी तरह और भी वर्ड से हैं डिसअपियरेंस, अनफ्रेंडली, इंटरेक्टिव, मिसअंडरस्टैंडिंग। डिसअपियरेंस ये वर्ड बन जाता है अपीयर से। अनफ्रेंडली ये वर्ड बना है फ्रेंड से। इसी तरह इंटरेक्टिव ये वर्ड बना है एक्ट से। और मिसअंडरस्टैंडिंग ये वर्ड बनता है अंडरस्टैंड से। इस तरह ये सभी वर्ड्स जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज किया हुआ है। उसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी। ये वार्मिंग अप एक्टिविटी था। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। ना यहाँ पर 2 प्रीफिक्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से हमें 2 वर्ड्स बनाने हैं। पहला प्रीफिक्स यूज किया हुआ है एंटी। एंटी ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है किसी को अपोजिट बताने के लिए, तो उससे हम 2 वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं ना। क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी के कांटों की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उसके मुताबिक अगर कोई चीज हो तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन चल रही हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। खास तौर से जब कोई नट बोल्ट या पाइप वगैरह को हमें फिट करना हो या उसे खोलना हो तो उस वक्त ये टर्म यूज की जाती है। इसी तरह है एंटी डैंड्रफ, है ना। आप शैम्पू आजकल हम यूज करते हैं या उसके एड वगैरह हम टीवी पर देखते हैं तो उसमें ये टर्म यूज की जाती है डैंड्रफ। डैंड्रफ का अपोजिट हो गया एंटी डैंड्रफ, यानी डैंड्रफ को कम करने वाला। इसी तरह नेक्स्ट प्रीफिक्स दिया हुआ है डिस। डिस भी अपोजिट के लिए यूज किया जाता है। डिस से बनने वाले 2 वर्ड्स हमें बताने हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। डिस तो काफी कॉमन है। हम यहाँ पर कह सकते हैं डिसलाइक। लाइक का अपोजिट हो जाता है लाइक, यानी किसी चीज को पसंद करना। अपोजिट हो गया डिसलाइक, यानी पसंद ना करना ना। इसी तरह डिसकनेक्ट, है ना। आजकल पिछले 2 सालों से हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो उसमें काफी मर्तबा नेटवर्क की वजह से हमारा मीटिंग जो है वो डिसकनेक्ट हो जाता था, राइट। इसी तरह हम और भी कह सकते हैं डिसएग्री भी होता है, राइट।
इसी तरह एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यूज करना है हमें नॉन, है ना। नॉन, उससे दो वर्ड्स हमें बताने हैं, तो हम कह सकते हैं नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप ये भी अपोजिट के लिए यूज किया जाता है। देन नॉनसेंस, नॉन स्टॉप, नॉनसेंस, इस तरह ये दो वर्ड्स हो गए। उसकी तरह एक और प्रीफिक्स दिया हुआ है री। री को यूज करते हुए हमें बनाना है, तो हम कह सकते हैं री से, जैसे हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर में कई मर्तबा हमें ये वर्ड यूज किया जाता है री राइट और रीमेक, है ना। रीमेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा से तैयार करना, और री राइट जो है वो पेपर में हमें जब आंसर लिखना होता है तो उस वक्त हमें ये वर्ड कई मर्तबा यूज करने के लिए आता है। प्रीफिक्स के बाद वैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है सफिक्सेस के बारे में। राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग सफिक्सेस। यहाँ पर जो सफिक्सेस आ रहे हैं हर एक से हमें 2-2 वर्ड्स बनाने हैं। सफिक्स यानी अब हमें यहाँ पर लास्ट में लगाना है। पहला वर्ड सफिक्स उसमें दिया हुआ है FUL, फुल। फुल के लिए हम यहाँ पर वर्ड बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल, हेल्प के साथ FUL फुल लगा दिया गया। इसी तरह हम कह सकते हैं यूजफुल, हेल्पफुल एंड यूजफुल। देन नेक्स्ट है OUS ना, OUS फॉर एग्जाम्पल ग्लोरियस और स्टूडियस ना। ग्लोरियस ग्लोरी से बना हुआ है, शान और शौकत से बन जाता है ग्लोरियस, यानी शान शौकत वाला। स्टूडियस ये वर्ड बनता है स्टडी से, है ना, यानी ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्टडी करता है उसे स्टूडियस कहते हैं। तो देखिए किस तरह से सफिक्स बन गया, लास्ट में FUL हेल्पफुल और यूजफुल, और OUS को ग्लोरियस, स्टूडियस। इसी तरह और भी सफिक्सेस यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें एक है लेस, यहाँ पर वर्ड बन जाएगा केयरलेस और फियरलेस ना। इसमें भी कई सारे वर्ड्स हम बता सकते हैं, हेल्पलेस भी हो सकता है, यूजलेस भी हो सकता है ना। जब लेस लगाया जा रहा है तो वो भी उसका अपोजिट बन जाता है, केयरफुल, केयरलेस। इस तरह से दोनों अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं, लेस का यूज किया हुआ है। उसके बाद लास्ट में एक और सफिक्स है LY। LY तो बहुत ही आसान है। एडवर्ब बनाने के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स में LY लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें कोई 2 एग्जाम्पल बतानी थी, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया हुआ है लवली और हैप्पीली ना। लवली, हैप्पीली, लव के साथ LY लगाकर लवली, हैप्पी के साथ हैप्पीली, क्विकली, केयरलेसली, केयरफुली, नीटली, क्लीनली, क्लियरली, लाउडली, क्वाइटली, साइलेंटली। बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं ना। LY तो बहुत ही आसान है, तो LY से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटीज के क्वेश्चन हम देख रहे थे, जिसमें ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज स्टडी का जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है उसमें इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आपको इसको बहुत ही तवज्जो के साथ पढ़ना है, समझना है। अब शुरुआत करते हैं एक्चुअल चैप्टर की, जिसका टाइटल है 4.4 द अनसिंकेबल शिप ना। अनसिंकेबल बच्चों ये वर्ड क्या है, अनसिंकेबल सिंक से बना हुआ है। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, और सिंकेबल यानी ऐसी चीज जो पानी में डूब जाती हो, है ना। मटेरियल्स के बारे में दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक वो जो पानी में डूब जाते हैं और एक जो पानी पर तैरते रहते हैं, यानी वो डूबते नहीं हैं। तो जो पानी में नहीं डूबता उसे कहा जाता है अनसिंकेबल, यानी जो पानी में नहीं डूबेगा। और उसके आगे वर्ड यूज किया हुआ है शिप। शिप यानी जहाज, यानी पानी में ना डूबने वाला जहाज। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये उसकी तारीफ में लिखा हुआ है कि वो इतनी महारत के साथ, इतनी एक्सपर्टाइज के साथ उस शिप को तैयार किया गया था, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो शिप कभी भी पानी में नहीं डूब सकता, ये सोचकर तैयार किया गया था। बहुत ही महारत और बहुत ही बारीकी से उसे तैयार किया गया था।
लेकिन वहां पर कुछ ऐसा वाकया हुआ कि वो जहाज पानी में डूब गया। किस तरीके से हुआ वही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक मालूमाती सबक है। चैप्टर की शुरुआत में फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऑन 10th April 1912 the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. On April 10, 1912 ना 1912 की बात चल रही है, यानी इस वाक़े को गुजरे हुए 110 साल हो जाएंगे। 2022 का साल चल रहा है तो 10 साल से ज्यादा हो जाएगा। 110 साल होने वाले हैं अप्रैल में। So on 10 April 1912 the largest luxury ship ऐसा जहाज होता है जिसमें बहुत सारी सहूलियात और आराम की चीजें मौजूद हों। तो वो लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट यानी उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था, जो 10 अप्रैल 1912 को सेट सेल ना, सेल कहते हैं तैरना। सेट सेल का मतलब होता है समुद्री सफर पर रवाना होना, कि वो उस रात रवाना हुआ और वो कहाँ जा रहा था? फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। साउथहैम्पटन और न्यूयॉर्क ये दो अलग अलग शहर हैं। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जिनके दरमियान में एक बड़ा समुद्री रास्ता है, बड़ा समुद्री गैप है। जैसा कि नीचे मैप में हम देख सकते हैं ना, साउथहैम्पटन जो है वो राइट पर है और न्यूयॉर्क हमें लेफ्ट में नजर आ रहा है। और एरो के जरिए से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह वो जहाज सफर कर रहा था। शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक। उस जहाज का नाम क्या था? टाइटैनिक। टाइटैनिक अपने आप में एक नाम है जिसका मतलब होता है अजीमुशान, बहुत बड़ा। टाइटैनिक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। आगे उसके बारे में बता रहे हैं। The word Titanic means huge. This was her maiden voyage, that is her first voyage. She set out across the Atlantic Ocean and she carried more than 2000 passengers. ना, यहाँ पर जो उसका नाम लिखा हुआ है टाइटैनिक, इसकी वजह क्या है? टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा ना। जैसा कि हमने कहा उस जमाने में 1912 में ये सबसे बड़ा जहाज था। एंड दिस वाज हर मेडन वोयाज। ये उसका पहली मर्तबा वो सफर पर निकल रहा था, यानी बनने के बाद अब पहली मर्तबा वो समुद्री सफर पर जा रहा था। मेडन कहते हैं फर्स्ट टाइम को। शी सेट आउट। अच्छा, यहाँ पर बच्चों जहाज के लिए शी प्रोनाउन यूज किया हुआ है, हालांकि वो एक गैर जानदार चीज है लेकिन उसे शी कहा गया है। तो शी का मतलब यहाँ पर कोई लड़की नहीं है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। शी से मुराद वो जहाज के बारे में कह रहे हैं। She set out to cross the Atlantic Ocean. Set out का मतलब होता है काम की शुरुआत करना। काम की शुरुआत का मतलब कि वो जो सफर था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का, जिसके दरमियान में अटलांटिक यानी जो बहरे ओकियानूस है, उस अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने का काम सेट आउट बिगिन, उसने शुरुआत कर दी। एंड शी कैरीड, यानी वो अपने मकाम से निकल गया। एंड शी कैरीड मोर देन 2000 पैसेंजर। उस जहाज में 2000 से ज्यादा लोग थे। जैसे हम किसी बस में सफर करते हैं तो बस में 40-50 लोग होते हैं। ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में तकरीबन 1500 से 2000 लोग सफर कर रहे होते हैं। तो जिस तरह एक ट्रेन होती है जिसमें 2000 के लोग सफर कर रहे होते हैं, इतना बड़ा ये जहाज था कि उस जहाज में 2000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे।
द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। ना इतना बड़ा जहाज और वो भी लग्जरी शिप है, तो लग्जरी शिप होने की वजह से उसमें बहुत सारी सहूलियात थी, जिसकी वजह से उसे देखने पर ऐसा लगता था गोया वो कोई जहाज नहीं है बल्कि वो एक टाउन है। और वो भी कैसा टाउन? फ्लोटिंग। फ्लोट कहते हैं पानी के ऊपर तैरने को, कि गोया वो कोई जहाज नहीं है बल्कि पूरा के पूरा एक शहर है जो जहाज की शक्ल में पानी के ऊपर तैर रहा है। आगे है, एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories. Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pool. देखिए, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि everyone called the Titanic the finest ship in the world. ना सब लोगों ने देखा तो कहा कि अब तक का दुनिया में ये सबसे अच्छा है। फाइनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया हुआ है ना, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। टाइटैनिक इज द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। एवरीवन वाज प्राउड ऑफ हर। सबको उस पर फक्र भी हो रहा था। शी वाज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरी। जितना एक 15 माले की बिल्डिंग होती है, 15 माले की बिल्डिंग काफी ऊंची होती है, तो जितनी 15 माले की बिल्डिंग नजर आ रही होती है, टाइटैनिक की हाइट भी उतनी ही थी क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज था। इनसाइड शी वाज लाइक अ लार्ज होटल, है ना, अंदर से ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा होटल है विद ग्रैंड स्टेयरकेस, जहां पर बड़े बड़े जीने बने हुए, स्टेयरकेस यानी जीने बने हुए हैं। चूंकि उसमें कई सारे मंजिले थे तो उसमें ऊपर नीचे आने जाने के लिए, जैसा कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, पायत्रियां बनी हुई थी। डाइनिंग रूम्स, उसमें खाने के लिए रूम्स बने हुए थे। शॉप्स, दुकानें भी थी। एंड स्विमिंग पूल्स, और उसमें स्विमिंग पूल्स भी बने हुए थे। इस तरह वो बहुत ही एक फाइनेस्ट शिप था और वो अपने सफर पर रवाना था। अब अच्छा, यहाँ पर चूंकि वीडियो आधे घंटे का हो रहा है और हम लोग आधे घंटे से वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके आगे स्टोरी क्या हुई, उस जहाज के साथ, उस टाइटैनिक के साथ क्या वाकया पेश आया, किस तरह वो हादसे से दो चार होकर डूब गया, ये सारी स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यही रुकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिलअप कीजिए। ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।